हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। कल हमने बात की थी 1D एरे की और 1D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। देन देखा था मेमोरी रिप्रेजेंटेशन 1D एरे का किस तरह होता है। आज हम 2D एरे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 2 डायमेंशनल एरे। एग्जैक्टली 2D एरे का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो जब यूज़र को टेबल्स को बनाना पड़े जिसमें रो हो और कॉलम हो। जैसे ये हमारी एक टेबल है जिसमें ये कुछ 4 रो हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। इसमें 4 कॉलम हैं एंड 3 रो हैं। जब भी डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में हमें सेव करना पड़े तो हम 2D एरे का यूज़ करते हैं। इसके डिक्लेरेशन के लिए हम 2 सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये 2D एरे है। कल हमने जैसे देखा था कि 1D एरे में 1 सबस्क्रिप्ट का यूज़ होता है और 2D एरे में 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ होगा, जिसमें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के अंदर जो हम वैल्यू देंगे वो टेबल के रो को रिप्रेजेंट करेगी एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू हम प्रोवाइड करवाएंगे वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। इसके साथ अगर बात करें 1D एरे में, जैसे हमने देखा था कि हम जब डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में हमें एक रो में स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। तो 1D एरे अपना डेटा मेमोरी में कैसे सेव करता है? रो की फॉर्म में, एक रो के अंदर, और इस रो को हम कॉन्टिन्यूस मेमोरी भी बोलते हैं। बट अगर टेबुलर फॉर्मेट की बात करें, टेबल में डेटा को स्टोर करने की बात करें, 60 स्टूडेंट है और उनका डेटा सेव करना है। 60 स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? उनका नेम, उनका रोल नंबर, मार्क्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी क्लास, ऐसे काफ़ी सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं स्टूडेंट की। और पर्टिकुलर नेम के लिए, जैसे हमें 60 स्टूडेंट का अगर डेटा सेव करना था तो हम क्या करेंगे, नेम टाइप का एक एरे लेंगे जिसमें हम 60 स्टूडेंट्स के नेम को सेव करवा देंगे। डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। रोल नंबर अगर हमें सेव करना है तो हम एक ऐसा एरे लेंगे जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ के रूप में रोल नंबर को सेव करवा देंगे। मार्क्स की बात करें तो सेम, हमें इंटीजर टाइप का एक एरे और लेना पड़ेगा 60 स्टूडेंट्स के लिए जो रन करेगा 0, 1, 2 से लेके 59 तक। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तब भी हमें एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें 60 स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल को हम ऐड कर देंगे। क्लास भी हम ऐसे ही एक अलग एरे लेंगे और उसमें हम उनकी क्लास को डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर एक स्टूडेंट का हमें डेटा सेव करना है और उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसका डेटा अलग अलग एरे में सेव हो जाएगा, है ना। नेम उसका किसी और एरे में होगा जिसका नाम हमने जैसे ए दे दिया। रोल नंबर जो है वो बी नंबर एरे में होगा। और हो सकता है कि जैसे हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट है, नेहा नाम है, उसका रोल नंबर 3 है। ए ऑफ 2 में हमें उसका नेम मिलेगा तो हमें वो सर्च करना पड़ेगा। और अगर हमें उसकी लोकेशन पता नहीं है, हमें पूरा डेटा ट्रैवर्स करके उसकी लोकेशन निकालनी है कि नेहा की कौन सी है, तो हमें 1 बाय 1 नेहा नाम को सर्च करना पड़ेगा। ऐसे ये नंबर ऑफ एरेज कितने हो गए? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 स्टूडेंट से। तो अगर हमें एक स्टूडेंट को सर्च करने के लिए मैक्सिमम 300 टाइम्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम इन सब एरे की हेल्प से एक स्टूडेंट की डिटेल को एक्सेस कर सकें। तो ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा जिसका यूज़ हम नहीं करते हुए इसका एक सब्स्टिट्यूट है कि हम 1D एरे होता है उसे 2D के फॉर्मेट में सेव करें, एक टेबुलर फॉर्मेट में सेव करें और डायरेक्ट उसके एलिमेंट को हम एक्सेस करें। तो इसके लिए हम एक नई टेबल बनाएंगे और हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इस तरह हम स्टूडेंट की सब प्रॉपर्टीज़ को एक टेबल में कॉलम की फॉर्म में सेव करवा देंगे। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं? 60 एंड रो की फॉर्म में हम
मतलब एक रो में एक स्टूडेंट का सारा डेटा हमें मिल जाएगा। अगर उस स्टूडेंट का हमें रोल नंबर पता है या हम इन सब एरे में एक चीज़ को सर्च कर लें, जैसे हमें उसका नेम हमने सर्च कर लिया, तो नेम से हमें पता है कि अगर उसका नाम नेहा है तो नेक्स्ट रोल नंबर उसी का ही होगा उस पर्टिकुलर रो के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा सर्चिंग ऑपरेशन कितना इजी हो गया, कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, रिप्रेजेंटेशन कितना इजी है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कितना इजीली हम इस एरे को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हम 2D एरे का यूज़ करते हैं। और जो 2D एरे होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। 2D एरे इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अब इसमें डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे DSSP के सिलेबस से थोड़ा बाहर हो जाएगा, बट हाँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उसे डिक्लेयर कैसे करेंगे। और इनिशियलाइज के लिए वही वैल्यूज़ को देंगे, रन टाइम पे देंगे या कंपाइल टाइम पे देंगे, वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर डिपेंड करता है। यहाँ पे 2D एरे को समझाने का मेरा एक टारगेट था, वो है स्पार्स मैट्रिक्स। तो आपने 12th में देखा होगा कि टेबल को ऐसे भी शो करते हैं और टेबल का स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना देते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज़ देते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसे हम 12th में मैट्रिक्स बोलते थे, मैट्रिक्स, और इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी जैसे हम टेबल के ऊपर करते हैं। सेम है ये स्ट्रक्चर, बस ये यहाँ पे एक लाइन मिस है, बस इतना ही डिफरेंस है इनका, और इसका नाम हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। वैसे ही स्पार्स मैट्रिक्स होती है, इसे पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन 2017 के DSSP के अंदर आया हुआ है। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसे कोई स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स मिले और उसमें ज़ीरो ज़्यादा हो, ज़ीरो की संख्या ज़्यादा हो नॉन ज़ीरो एलिमेंट से। कि इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यूज़ तो सिर्फ 4 हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो हैं यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्पार्स मैट्रिक्स। अब इसमें समझने वाला तो कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल टर्म को यूज़ किया कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि ये हमने पढ़ी है 12th में, 11th में। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो ये दिक्कत कर सकती है अगर आपने नहीं पढ़ी। तो इसका जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आप पढ़ो अच्छे से और इसका आंसर चेक करो कि क्या होना चाहिए। स्पार्स मैट्रिसेस हैव, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है मैनी ज़ीरो एंट्रीज़ देन नॉन ज़ीरो एंट्रीज़, जिसकी हमने अभी बात भी की है कि ज़ीरो एंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ से। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। सेकंड नंबर ऑफ ऑप्शन इसने दिया है मैनी नॉन ज़ीरो एंट्रीज़, कि जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं ज़ीरो से। तो ये गलत है क्योंकि स्पार्स मैट्रिक्स तो जीरो ज़्यादा कंटेन करती है। इसका एक हिंदी मीनिंग भी देखें स्पार्स का, तो होता है कि अलग अलग। ज़ीरो से हमारी एक ऐसी पिक्चर सेट है जहाँ पे हमें कुछ ना मिले, तो ये हो जाएगी हमारी स्पार्स मैट्रिक्स। ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हैं ताकि आप इसको आगे नहीं भूलें। ये जो वर्ड्स अब आप सुनेंगे, क्योंकि ये टर्म्स एरे में ही यूज़ नहीं होती, ये आगे हमें डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे हम ट्रीज़ देखेंगे, बाइनरी ट्री, हीप ट्री और अदर स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टैक, क्यू, तो ये वर्ड्स हमें वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे ताकि हमें आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे इन टर्म से रिलेटेड। आगे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बेसिक से लेके और जो जो चीज़ें हमें इसमें रिक्वायरमेंट है समझने के लिए वो सब यहीं पे क्लियर कर लेंगे। ट्रावर्स का सिंपल मीनिंग हम हमारे डेली रूटीन से भी देख सकते हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं और हमारा एक फिक्स डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये हम यहाँ से निकले और यहाँ पे हमें जाना है, तो ये हमारी एक डेस्टिनेशन है। इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए हमें हमारा पहला कदम उठाना पड़ेगा, देन दूसरा, देन वापस थर्ड, फोर्थ। इस तरह से हम 1 बाय 1
स्टेप को कवर करके हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि अगर कोई ये बोले कि आप यहाँ से स्टार्ट करो और डायरेक्ट कूद के इस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें एक कदम से दूसरे कदम की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब हम हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचेंगे। इसे हम बेसिक लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं। और उसी वर्ड से ये बना है, ये टर्म बनी है ट्रावर्सल। तो ट्रावर्सल का मतलब ये है कि आप बीच में जंप नहीं कर पाएंगे, आपको सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एरे के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जैसे हमने एक एरे डिक्लेयर कर रखा है ए नेम से, उसमें वैल्यूज़ को हमने स्टोर करवा दिया। ये एक इंटीजर एरे है। इसमें हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमारे घर से। बेस एड्रेस ऑफ एरे मतलब एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वहाँ से, यहाँ से नेक्स्ट पे, नेक्स्ट से इस पे, 7 से 9, देन 3 पे, और ये हमारा है एंड ऑफ डेटा। हम एंड ऑफ डेटा के ऊपर अगर पहुंच जाएं तो ये हमारी एक ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैवर्सिंग जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से डायरेक्ट आप 8 के ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे। अगर आप 3 को एक्सेस करेंगे देन आपको नेक्स्ट 4th के ऊपर जाना ही पड़ेगा। जहाँ पे भी डेटा स्ट्रक्चर में ट्रैवर्सिंग का यूज़ हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने मन में ये सोच लेना कि हमें एक एक करके सभी डेटा एलिमेंट्स को कवर करना है, उसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक एलिमेंट ट्रैवर्सिंग के बिना रह गया तो ये आपकी ट्रैवर्सिंग अधूरी रह जाएगी। इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे कि जैसे हमने एक एरे के अंदर 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स को सेव कर लिया, ये किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने एरे में सेव कर लिए। हमें उस क्लास में जिसने टॉप किया है उसे सर्च करना है इस एरे में। तो एरे के हम इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। जब हमने इसे स्टार्ट किया तो हमें वैल्यू मिली 30। अभी जो मैक्स है उसमें सिर्फ 30 वैल्यू है क्योंकि हमने एक ही डेटा को ट्रैवर्स किया। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। 40 30 से बड़ा है तो मैक्स के अंदर 30 तो हट जाएगा और 40 आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हमें मार्क्स दिखे 60 40 से बड़े हैं तो हम इसे हटाएंगे और इस मैक्स के अंदर 60 को सेव करवा देंगे। देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें मिला 40, बट 40 तो 60 से छोटा है तो हमें कुछ नहीं करना। देन 40 से 30 पे जाएंगे, 30 भी 60 से छोटा है तो हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो मिला 35 जो 60 से छोटा है तो हमें इस वाले नंबर से कुछ नहीं लेना। देन नेक्स्ट पे जाएंगे तो मिलेगी वैल्यू 75 जो हमारे मैक्स के अंदर वैल्यू है 60 उससे बड़ी है, तो हम इस 60 को हटा देंगे, यहाँ पे 75 को स्टोर करवा देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे 85 मिला हमें, तो 85 जो है वो 75 से बड़ा है इसलिए 75 को हटा देंगे, उसमें 85 को स्टोर करवा देंगे। और जैसे ही लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो मिलेगा 90। लास्ट एलिमेंट कंपेयर होगा मैक्सिमम के और यहाँ पे 90 जो है वो 85 से बड़ा है, तो एट लास्ट हमारे मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसमें हमें 90 वैल्यू मिल जाएगी। और ये 90 नंबर जो हैं वो किसके हैं, टॉपर के। तो इस स्टूडेंट का डेटा हम प्रिंट करवा देंगे। तो अगर एरे की बात करें तो हम डायरेक्ट तो सर्च कर सकते हैं, बट सभी स्टूडेंट को कंपेयर करते हुए अगर हमें मैक्सिमम नंबर निकालने हैं तो हमें ट्रैवर्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा एरे के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रैवर्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी हेल्प से हम मैक्सिमम नंबर्स निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आज प्रेजेंट है क्लास में वो देख सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की मैक्सिमम सैलरी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ट्रैवर्सिंग के बहुत सारे यूज़ हैं और ये वर्ड ही मेन है। एरे में भी ये काम में आता है, अदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट हैं उनमें भी ये ऐसे ही काम आएगा। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं और अच्छे से बताने का प्रयास कर पाऊँ। सेकंड ऑपरेशन की बात करें तो
ऑपरेशन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का वर्ड मीनिंग अगर देखें, सॉर्ट, हम हमारी डेली लाइफ में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, कि सब कुछ वेल सेटल्ड होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो सॉर्टिंग का मतलब ये है कि एरे का अगर हम यूज़ करें तो डेटा एलिमेंट्स सॉर्टेड होने चाहिए। सॉर्टेड इन द फॉर्म, वो सब या तो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होने चाहिए, कि कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं हो, मिक्स वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए एरे में। तो उसे डेटा स्ट्रक्चर में उस एरे को हमें यूज़ करने में बहुत ईजी हो जाता है, कि जैसे हमें डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है, हमें डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो इसमें अगर हमें ये पता है कि जो एरे है वो सॉर्टेड है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम एरे की लास्ट वैल्यू को सर्च करेंगे। हमें पता है कि वो हमारे इस सॉर्टेड एरे में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो सॉर्टेड एरे में हमें ये पता है कि मिनिमम वैल्यू हमें हमारी फर्स्ट एलिमेंट ही मिल जाएगी। अगर एरे सॉर्टेड फॉर्म में है तो यूज़र के लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। इसका थर्ड ऑपरेशन देखेंगे, सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब है अगर हमें किसी एरे में कोई डेटा एलिमेंट को सर्च करना है तो हम इस सर्चिंग मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे? वाइल लूप का यूज़ करके हम इस एरे के अंदर एक डेटा एलिमेंट को सर्च करेंगे जो यूज़र सर्च करना चाहता है। देन वाइल का यूज़ करेंगे। ए ऑफ आई की वैल्यू 0 कर लेंगे। ए है यहाँ पे एरे का नेम, एरे स्टार्ट होगा 0 से, मतलब यहाँ से ए ऑफ 0, आई की वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं 0। तो ये लूप वाइल के अंदर कंडीशन को चेक करेगा। ए ऑफ 0 के ऊपर अगर वैल्यू 40 है तो प्रिंट क्या करवा दे लूप, इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d का यूज़ करेंगे, ए ऑफ आई वैल्यू को प्रिंट करवा दें। और एक स्टेटमेंट को भी प्रिंट करवा देते हैं, सक्सेसफुली प्रिंटेड। और अगर आई में, ए ऑफ आई में 40 नहीं है तो इस वाइल पार्ट से लूप बाहर आएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। देन ए ऑफ 1 में 40 है या नहीं है। तो ऐसे ये एक एक करके डेटा एलिमेंट्स को एरे के अंदर सर्च करता रहेगा और जहाँ पे भी उसे अपनी वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे वो एक मैसेज शो कर देगा कि सक्सेसफुली प्रिंटेड, कि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो हमें मिल गई। इसमें ये सक्सेसफुली प्रिंट कब करवाएगा, क्योंकि हमने 40 को सर्च किया है तो 40 उसे सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वो यहीं पे ये मैसेज सक्सेसफुली प्रिंट करवा देगा। एक बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये लूप क्या है कि एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसर्शन ऑपरेशन की। एरे में इंसर्शन हम कैसे करेंगे, ये एक एरे है तो यूज़र अगर ये चाहता है कि वो इंसर्ट करे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं कि 3 था और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं कंप्लीट एरे में, ये 5, 6, 0। तो ये कोई एरे है, इसमें यूज़र ये चाहता है कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर वो अपनी वैल्यू 4 को सेव करवाए। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 के ऊपर तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, ऑलरेडी एक डेटा सेव है, तो ये पूरा का पूरा एरे हमें लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऐसे नहीं होगी कि जहाँ से हम चाहें, अगर 5 को हम सबसे पहले शिफ्ट कर दें थर्ड के प्लेस पे, तो ये जो 3 वैल्यू आप देख रहे हो इसकी जगह पे 5 सेव हो जाएगा, बट ये 3 जो है वो हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डेटा लॉस। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंसर्शन अगर आप फर्स्ट हेड पे करते हो, इस कंडीशन में हमें लेफ़्ट शिफ्ट को स्टार्ट करना है सबसे लास्ट इंडेक्स वैल्यू से। सबसे पहले हम 0 को उसके नेक्स्ट एड्रेस पे सेव करेंगे, 0 को यहाँ पे सेव कर देंगे, देन ये स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ पे 3 अपनी वैल्यू को सेव कर लेगा।
देन 3 का स्पेस खाली हो जाएगा, देन 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 4 का स्पेस खाली हो जाएगा, देन जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह 3 आ जाएगा और ये स्पेस हमें पूरा ब्लैंक मिल जाएगा और यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे 5 को। ठीक है, यहाँ पे हम 5 को स्टोर करवा देंगे और ये स्पेस हम कर लेंगे खाली और यहाँ यूज़र अपनी वैल्यू जो उसने दी है 4 वो यहाँ पे स्टोर करवा सकता है। इस तरह आपने इंसर्शन ऑपरेशन देखा कि इंसर्शन अगर स्टार्टिंग में करना है तो हमें पूरे एरे को लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा और इसी कंडीशन में इंसर्शन अगर हमें मिड ऑफ एरे पर करना पड़े, जैसे हम एक वैल्यू 3 इस मिड ऑफ एरे के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, उस इंडेक्स वैल्यू के लेफ़्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो अपने नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर सेव हो जाएगी और ये स्पेस ब्लैंक कर देगी जिससे ये 3 यहाँ पे सेव किया जा सके। और वही जो इंसर्शन अगर हमें लास्ट में करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरे का साइज़ क्या है, एरे का जो अपर बाउंड होगा वहाँ पे उस वैल्यू को सेव करवा देंगे। तो इंसर्शन कहीं पे भी हो सकता है और यूज़र कोई भी कंडीशन को दे सकता है कि जैसे मुझे इंसर्ट करना है सेकंड लास्ट एलिमेंट को, या फिर इंसर्शन करना है सबसे सेकंड नंबर पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसकी डिटेल में इनकी एल्गोरिदम क्या होती है, प्रोग्राम क्या होते हैं, उन्हें हम अगर DSSP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इंसर्शन का कॉन्सेप्ट हमें पता है ना कि अगर इंसर्शन फ्रंट पे होगा तो क्या होगा, मिड में होगा तो क्या होगा और लास्ट में है तो क्या होगा। और ये ही सेम प्रोसेस होता है डिलीशन का। तो डिलीशन ऑपरेशन अगर करेंगे तो डिलीशन अगर मिड से करेंगे, लेफ़्ट साइड का जो भी पूरा एरे है वो कैसे कहाँ पे शिफ्ट होगा वो हम आगे देख लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं ये थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन भी हम इजीली समझ लेंगे कि ये हमारा एक एरे है, इस एरे में हमने वैल्यूज़ को सेव कर रखा है और इसमें हमें एक वैल्यू 6 को डिलीट करना है। जैसे हम ये वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे ही इस एरे में से ये 6 यहाँ से डिलीट होगा, ये कंप्लीट एरे लास्ट में जो बचा हुआ है ये एक एक इंडेक्स वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ इस एरे में कौन कौन सी वैल्यू सेव होंगी, 3, 4, 5। इस टाइम 6 यहाँ पे डिलीट के लिए हम यहाँ पे 7 को सेव करेंगे और 7 यहाँ पे कैसे सेव होगा, वो अपने राइट साइड में एक इंडेक्स वैल्यू को माइनस कर देगा, देन 8, 9 एंड 1 और ये लास्ट में एलिमेंट हो जाएगा ब्लैंक। तो ये हमारा नया एरे हो जाएगा। ये ज़ीरो नहीं है, ये हमने जो बात की थी ना कि अगर एरे ब्लैंक है तो कंपाइलर उसे ऑटोमेटिक क्या करता है, ज़ीरो से असाइन कर देते हैं। सेकंड कंडीशन, अगर हम एरे के अंदर फर्स्ट वैल्यू को ही क्या करें, डिलीट कर दें, तब क्या होगा, तो जो कंप्लीट लास्ट का जितना भी एरे बचा है वो सब डेटा राइट के अंदर इंडेक्स वैल्यू को एक माइनस करेगा और राइट शिफ्ट हो जाएगा। नाउ इस एरे में क्या एलिमेंट्स बचे हैं, 4, 5, 7, 8, 9, 1 एंड 0 एंड 0। ठीक है, अब हमारे पास ये एक एरे बचा है जिसमें ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से ये डिलीशन ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी डेटा एलिमेंट को अगर हम डिलीट करेंगे तो उस स्पेस को हम ब्लैंक नहीं रखेंगे, क्योंकि जो एरे हम पढ़ेंगे तो वो सब डेटा वैल्यूज़ को कॉन्टीन्यूस फॉर्म में मेमोरी में सेव करेगा। इस प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए अगर हम मिड से कोई डेटा एलिमेंट डिलीट कर देंगे तो वहाँ पे एक स्पेस हो जाएगा और उस स्पेस पे कंपाइलर क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 को सेव कर देगा। तो इससे डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा हमने सेव किया था वो हमें अब नहीं मिलेगा।
या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस डेटा के साथ में ऐड हो गई जो यूज़र ने ऐड नहीं की थी। एंड लास्ट हमारा ऑपरेशन अगर देखें, मर्जिंग ऑपरेशन। मर्जिंग में क्या होता है कि आपने एक एरे को डिक्लेयर किया जो 4 एलिमेंट्स को सेव कर रहा था, एंड आपने सेकंड एक एरे डिक्लेयर किया जो 3 वैल्यूज़ को सेव कर रहा था। बट अब जो है यूज़र को रिक्वायरमेंट हुई कि वो ए का साइज़ इंक्रीज़ करे और बी का साइज़ भी इंक्रीज़ करे। इस टाइम पे हम ए के एरे को अलग से एक्सेस कर रहे थे और बी के एरे को अलग से एक्सेस कर रहे थे। बट अब यूज़र को सिस्टम में ये रिक्वायरमेंट हुई कि वो ए और बी को एक साथ में एक्सेस करना चाहता है, क्योंकि वो दोनों जो एरे हैं, ये दोनों एरे जो हैं, ये आपस में किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं। ये एरे एम्प्लॉय के नेम रखता है और ये एम्प्लॉय की सैलरी के स्टेटमेंट को रखता है। तो हमें इन दोनों को यूज़ करके एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इंक्रीज़ हो जाएं। ये दोनों एरे उस नए एरे में एक साथ में कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएं। तो हम मर्जिंग एरे का यूज़ करते हैं। इसमें मेमोरी मैनेजर से हम एक बड़े एरे की रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ बाइट्स ज़्यादा हों और ए एरे और बी एरे के कंप्लीट डेटा को ये न्यू एरे सेव कर सके। इस एरे की फर्स्ट लोकेशन पे ए ऑफ 0 पर, ए के इंडेक्स वैल्यू 0 पर जो डेटा सेव है उसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये कंप्लीट एरे अपनी वैल्यूज़ को इस तरह से यहाँ तक कॉपी कर देगा। नेक्स्ट हम 2 कॉलम को खाली करेंगे ताकि एरे को हो सकता है कि इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत थी, तो हम ये 2-3 एलिमेंट्स को 2-3 बाइट्स को यहाँ पे खाली कर देंगे। देन हम बी का एड्रेस यहाँ पे सेव कर देंगे, बी ऑफ 0, और ये पूरा का पूरा एरे इसमें कॉपी हो जाएगा। अब ये दोनों जो मेमोरीज़ हैं वो ब्लैंक हो गई और दोनों एरे का पूरा डेटा इस न्यू एरे के अंदर सेव हो गया। इस न्यू एरे की पूरी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो कैसे होगी, इसका नाम देख लेते हैं कि हम ए से ही रख रहे हैं, ए ऑफ 0, ये मेमोरी लोकेशन ए ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है ए ऑफ 7, 8, 9, 10, 11, ए ऑफ 12। अब आप मुझे ये बताओगे कि ए ऑफ 12 तक अगर ये एरे जा रहा है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम सेव कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस एरे में, पर्टिकुलर एरे में, इसका हम एक नेम दे देते हैं, नेम एरे में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम सेव कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको ये बेनिफिट दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।